हे एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ जो कि हम एफकैट के लिए कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए लाइक वो एसएससी सीजीएल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उसमें हम काफ़ी सारे मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आप पाठशाला ऋषिकेश पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं तो आप वहाँ भी आके एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1200 सी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय करा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी बेसिकली कौन था, ये मोहम्मद गौरी का कमांडर ऑफिसर था, मतलब मोहम्मद गौरी का कमांडर था। तो मोहम्मद गौरी ने ही इसको आदेश दिए थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसने मतलब वहाँ पे आग लगवा दी थी बेसिकली। तो बहुत सारी बुक्स थी, कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी बुक्स थी कि वो बहुत टाइम तक वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा मतलब वो डिस्ट्रॉय करी गई थी। अगर बात करें कि फाउंड किसने करी थी, मतलब किसने बनाई थी, तो कुमार गुप्त का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कुमार गुप्ता ने ये बनाई थी, जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, विच वाइटामिन्स इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। विटामिन आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से होते हैं, बी एंड सी आपके हो गए वाटर सॉल्युबल और ए, डी, ई के हो गए आपके फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बी या सी कौन से टाइप के विटामिन है, मतलब वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सिट्रस फ्रूट में अबंडेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं विटामिन से रिलेटेड जो भी हैं। हम इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, जो कि क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप क्या करेंगे, इसका पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे ये और इनको याद कर लेंगे, क्योंकि एफकैट में तो यहाँ से इनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। कोई भी विटामिन दे देते हैं और उसका साइंटिफिक नेम आपको पूछ लेते हैं, मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, B1 का है आपका थायमिन, क्योंकि ये सारे बी के कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये भी आप याद रख लेंगे। B1 का हो गया थायमिन और B2 का हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक है। B5 का हो गया पेंटोथेनिक एसिड, 6 का हो गया पायरोडॉक्सिन। इस तरीके से आप सारे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे इनको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय, मतलब ये आपको बुक दी हुई है, आपको इसका ऑथर बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। बुक क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, ये आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। और इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये ऐसे नॉन सिटीजन थे, नॉन इंडियन सिटीजन थे जिनको कि भारत रत्न मिला था, ठीक है। कब मिला था इनको भारत रत्न, 1990 में इनको, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे इनको सम्मानित किया गया था 1990 में, ठीक है। एक आपने सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम, जो कि पाकिस्तानी है। उनके अलावा सिर्फ नेल्सन मंडेला एक ऐसे नॉन भारतीय थे जिनको कि भारत रत्न दिया गया था और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इनके द्वारा बुक लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट, मतलब कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको डिलीट करा गया। तो ये आपको अमेंडमेंट बताना कौन सा अमेंडमेंट था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, यहाँ से मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा सन था। तो 76 में आपका हुआ था 42nd अमेंडमेंट और 78 में हुआ था 44th अमेंडमेंट। दोनों ही अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आपको मैंने बता दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी से डिलीट करा गया। अगर हम 42nd की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है,
क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे। आपको पता होगा कि 368 जो आर्टिकल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है कि कैसे हम संविधान में जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, मतलब जो जब संविधान बनाया गया था, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो चीज़ें उसमें थी उनको कैसे अमेंड किया जाएगा। तो उसके लिए आर्टिकल 368 में प्रावधान है, मतलब कैसे कैसे चीज़ों को अमेंड किया जाएगा। तो आर्टिकल 368 वही डिफाइन करता है। तो उसी के द्वारा हमने 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो ऐड करी थी, जैसे कि हमने अपने प्रीएम्बल में चेंजेस करे थे, 3 वर्ड लाए गए थे। या फिर अगर हम बात करें जो हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी हुई थी 51A आर्टिकल जिनके लिए है, तो वो भी हमने अपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी थी। तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो फिलहाल हमारा आंसर है 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 4 है, 4 कितना होता है 8, तो इसके यूनिट डिजिट में 8 आएगा। 4 2 6 होता है, इसके यूनिट डिजिट में 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब कैसे आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए चलना है वो देखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा अगर गवर्नर ऑफ बंगाल पूछेगा। ठीक है, एक आपको पूछता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पूछेगा अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेगा तो आप वॉरेन हेस्टिंग आंसर करेंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर करेंगे। अगर आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा, भारत यानी कि भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर करेंगे, विलियम बेंटिंग। ठीक है, और एक आता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर हो जाएगा, कैनिंग। 4 चीज़ें हैं, चारों को नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले मैंने बात करी रॉबर्ट क्लाइव की, तो इनको बोला जाएगा गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि सबसे नीचे की पोस्ट होगी। अगर हम उससे ऊपर बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, जो हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। और अगर हम लास्ट बात करें जो कि वाइसरॉय थे इंडिया के, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके कैनिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट जो भी मैंने आपको बता दिए, तो आपको सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। नेक्स्ट है आपका तुजुके बाबरी वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज बाय बाबर। ठीक है, बाबर ने जो तुजुके बाबरी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा टर्किश। ठीक है, मतलब तुर्की लैंग्वेज में बाबर ने जो तुजुके बाबरी थी वो लिखी थी। ठीक है, फैक्ट है, सीधा आपको याद रखना है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वॉज फर्स्ट सॉन्ग। मतलब जो वंदे मातरम है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, तो वो कौन से नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन यानी कि कौन से सेशन में गाया गया था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1896। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में आपका वंदे मातरम गाया था। उस टाइम पे अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानीन का नाम है, रहीमतुल्लाह सयानीन का नाम है। ठीक है, 1896 में ये उस टाइम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1885 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने इसकी फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 1924 की, ये भी अगर ऑप्शन में तो बात कर लेते हैं। 1924 में आपके महात्मा गांधी पहली बार और एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब, 1924 में, जो कहाँ पे हुआ था, बेलगांव अधिवेशन ये इसको बोला जाता है, क्योंकि बेलगांव में हुआ था। तो 1924 में आप याद रखेंगे महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। 1907 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, आपका कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, मतलब कांग्रेस 2 भागों में स्प्लिट हो गई थी। इस टाइम के अगर अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी घोष इस टाइम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको सेशन सारे याद कर लेने कांग्रेस के, मतलब ये क्वेश्चन रखे ही इसलिए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन FCAT में बनते हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस से, कि कौन से सन में क्या हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, कब वंदे मातरम गाया गया था, कब आपका हमारा जनगण मन गाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे और कहाँ पे वो अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के कौन से पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को आपका मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे पार्ट 3 में आपके क्या हो जाएंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है आपके DPSP यानी कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से हमने इनको बोरो करा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो करा है, यूएसए से हमने ये लिए। अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या आपका सिटीजनशिप आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, आपको पता है, केमिकल एंड फिजिकल, ठीक है। तो केमिकल चेंज कौन होता है, जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब अगर एक बार चेंज हो गया तो वो अपनी दोबारा से अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता। जबकि जो फिजिकल चेंज होता है वो अपनी जो फॉर्म होता है वो चेंज कर सकता है। तो इनमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा इसका सीधा आंसर, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क आपका एक केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट आपका केमिकल चेंज है, और बर्निंग ऑफ कोल भी आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। इवेपोरेशन आपका केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। अगर एक बार इवेपोरेट हो गया वाटर तो वो दोबारा से वाटर बन सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच, मतलब साउंड किससे ट्रैवल नहीं कर सकता। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। साउंड को आपको पता होगा कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें से मीडियम क्या नहीं है वो हम देख लेंगे। तो वैक्यूम इसका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस से साउंड ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोलता है हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा जो कि अकबर की बायोग्राफी थी, किसने लिखी थी ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आपकी अकबरनामा लिखी गई है, सीधा आपको याद कर लेना है। आपके जो हिस्ट्री से हैं वहाँ पे भी एफकैट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो एंशिएंट से भी आते हैं, लेकिन वहाँ याद करना मुश्किल होता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐसा है कि कवर करके जाना ही पड़ेगा आपको एफकैट के लिए, या कोई भी और आपकी जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राफेल इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, मतलब राफेल का मतलब क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा गस्ट ऑफ विंड, ठीक है। राफेल आपको पता होगा हमने कहाँ से परचेज़ करें हैं, फ्रांस से हमने परचेज़ करें हैं। तो इसका मतलब आपको पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच रिवर अमंग द फॉलोइंग ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, यानी कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम इंडिया का मैप देख लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ये है हमारे भारत का मैप। तो इनमें से आपको पूछ रहा था कि कौन सी अरेबियन सी में गिरती है। ये आपका हो गया अरेबियन सी, ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कुछ रिवर इधर की साइड आएंगी, कुछ रिवर इधर की साइड आएंगी। तो उनमें से आपको देख लेना है कौन कौन सी इधर आती हैं, कौन कौन सी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 रिवर हैं, एक यहाँ पे साबरमती रिवर भी है, ठीक है, जो आपके कहाँ आती है, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। बाकी आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी। तो आपको आंसर इसका देख लेते हैं, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, क्योंकि हमने नर्मदा रिवर कहाँ देखी, कहाँ गिरेगी, आपकी अरेबियन सी में जाके ये गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज़, मतलब इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा चाइना, याद कर लेना है, सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो सीधा फैक्ट है, याद कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फेवरेट होगा आई थिंक आपका, क्योंकि ये वर्ड आपने इतनी बार सुन लिया होगा, बट इसे प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, क्रोना, ठीक है। आप इसको कोरोना मत पढ़िए, हालांकि पढ़ना चाहिए, बट क्रोना इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की करेंसी को क्या बोला जाता है, क्रोना, ठीक है। अब तो कोरोना वैसे पूरे वर्ल्ड की करेंसी हो चुकी है, लेकिन क्रोना अभी सिर्फ स्वीडन की करेंसी है। बाकी डेनमार्क, डेनमार्क और नॉर्वे जैसी कंट्री में भी आपकी कोरोना चलती है, क्रोना चलती है, ठीक है। तो यही थे फिलहाल आज के क्वेश्चन। आई थिंक आपको पसंद आई होगी वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।